हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का स्वागत है आप सभी के चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में सभी एक साथ बता दो। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। एक बार बताओ मुझे कि कैसी तैयारी चल रही है आप सभी की। और एक चीज़ और, IBPS PO प्रीलिम डे 3 की क्लास है ये। डे 1 और डे 2 की क्लास आपने देख ली है ना अच्छे से? तो एक बार उसको अगर नहीं देखा है तो देखना अच्छे से और रिवाइज करते रहो, क्योंकि हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ऐसी चीज़ मैंने सिखाई है जो आपको बहुत काम आने वाली है। ठीक है, तो इस सेशन की शुरुआत करते हैं अब। IBPS PO प्रीलिम डे 3। एक बार बता दो सभी के सभी कैसी तैयारी चल रही है आप सभी की। एक बार फटाफट से बता दो। बस रुकना नहीं है, मेन बात बस इतनी है कि आप सीखते जाओ, मॉक टेस्ट देते रहो, अल्टरनेट डेज पर मॉक टेस्ट देते रहो, जो आपको टारगेट दे रहा हूँ वो करते रहो। अगर आपने बिल्कुल शुरुआत भी की है ना जिस तैयारी की, जिस लाइक आप पहले कभी कोई वीडियो देख रहे थे, रैंडम वीडियो से काम कर रहे थे, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कर रहे थे, अगर आप वो कैटेगरी में आते हो ना, फिर भी अगर आप ये जो IBPS PO प्रीलिम की जो ये फ्री क्वांट क्रैश कोर्स की सीरीज़ मैंने शुरू की है, अगर इसको भी अच्छे से देख लो, टारगेट कंप्लीट कर लो, तो आप देखोगे कि आपके मार्क्स 20 से 25 तक पहुंच जाएंगे। और जिनकी तैयारी सॉलिड है उनकी 25 प्लस काफ़ी आ सकते हैं, अच्छे आ सकते हैं, 25 प्लस भी जा सकते हैं प्रीलिम में मार्क्स। तो आपके जो बिल्कुल जो बिगिनर है, जो यूजुअली 10, 15, 18 इतने नंबर लेकर आ रहा है, मेरा टारगेट है कि उसके मार्क्स में 25 तक ड्रैग करके दिखाऊं। ठीक है, इसी हिसाब से इस कोर्स को रखा गया ताकि आप उस हिसाब से काम करो, टारगेट कंप्लीट करो, मॉक टेस्ट दो, जो सिखा रहा हूँ उसको अप्लाई करो। ठीक है, आई थिंक काफ़ी लोग आ चुके हैं, अब शुरुआत करनी चाहिए। तो अब जो सेशन अब आपके सामने आने वाला है, जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, शुरुआत आज पहली बात हम करेंगे क्या क्या। हम आज करेंगे सिंप्लीफिकेशन, हम आज करेंगे क्वाड्रेटिक, हम आज करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज़, और साथ ही करेंगे कि DI। तो पूरा पैकेज है, पूरा का पूरा आज की क्लास आपके लिए। तो बस बिल्कुल होता ना फोकस के साथ और क्वांट के साथ आपने दिल लगाना है, बिल्कुल बस वैसे वाली तैयारी करनी है। तो अभी शुरुआत करते हैं। टाइम बहुत सही है, 11 बज चुकी है, हमारा टाइम भी हो गया, सभी स्टूडेंट्स भी आ गए, लगभग सीरियस स्टूडेंट तो सभी पहुंच चुके हैं, जिनको पता है कि 11 बजे क्लास होती है वो तो आ चुके हैं क्लास में। तो अब आ चुके हैं तो चलो शुरुआत कर देते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, देखते ही अटैक कर दो इस क्वेश्चन पर और बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा, मैं पहले सिस्टमेटिक ढंग से बताऊंगा और फिर उसके बाद बताऊंगा कि अप्रोच क्या होना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को लेकर, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को लेकर। तो जल्दी से सॉल्व करो और बता दो। जल्दी से सॉल्व करके बता दो मुझे। धीरज ऐसे कैसे बीच में छोड़ देंगे यार, आपका सिलेक्शन कराना है, बीच में थोड़ी ना छोड़ने के लिए आया हूँ मैं। शुरुआत ही ना करता अगर मुझे बीच में छोड़ना होता तो। बस आप एक ही दुआ कीजिए मेरी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि एक वही रीज़न है जिससे ये सीरीज़ है वो रुक सकती है। ठीक है, वैसे तो मैं केयर रखता हूँ, पर क्या कर सकते हैं, वो तो ऊपर वाले की मर्ज़ी है ना। तो देखते हैं, अगर मैं ठीक रहा तो आपको IBPS PO प्रीलिम तक अच्छे से तैयार कर दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी ने सॉल्व भी कर लिया होगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। आपको क्या दिया गया, लेफ्ट हैंड साइड दिया गया 40% ऑफ 580, राइट हैंड साइड दिया हुआ है 693 माइनस 37 स्क्वायर। अब ना एक चीज़ यहाँ पर कई स्टूडेंट्स को खटक रही होगी, क्या खटक रहा होगा कि ये 37 का स्क्वायर क्या होता है, और उसके लिए वो क्या कर रहे होंगे, 37 को 37 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे और लिख देंगे भाई यहाँ जो भी स्क्वायर आएगा इसका। पर ना जो मेरे YouTube चैनल पर एक्टिव है ना, और जिन्होंने थोड़ी सी रिसर्च की है कि मैंने क्या क्या पढ़ाया हुआ है, उनको पता होगा कि मैंने 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर कैसे कैलकुलेट करने हैं वो सिखाया हुआ है। ठीक है, थोड़ा स्क्रॉल करना, और कहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं, क्लास के बाद कमेंट्स में लिंक दे दूंगा मैं, नहीं तो स्क्रॉल करोगे तो दिख जाएगा, ज़्यादा वीडियोस है नहीं इस चैनल पर कि 1 से लेकर 100 तक के स्क्वायर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उससे आपको 37 का स्क्वायर पता लग जाएगा। तो 37 का स्क्वायर होता है 1369, जो कि सीधा आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था 1369। ये 693 है, और इसकी बात की जाए तो ये क्या होता है, 40% ऑफ 580 का मतलब 4 इंटू 58, 4 इंटू 58 होता है ना, और 58 क्या होता है, 60 माइनस 2 होता है। तो ये करना है आपने, और क्या करना है, इसमें तो क्या मशक्कत ही क्या लगेगी, आप बता दो। तो ये 58 यानी कि 60 माइनस 2, और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 240 माइनस 2 232 आ गया, तो ये तो 232 है। इन नंबर्स को सॉल्व करना है आपने जो आपके सामने लिखे हुए हैं। तो ऐसे केस में पता है क्या किया करो, क्वेश्चन मार्क को एक तरफ छोड़ दो, बाकी सब एक तरफ ले जाओ। तो क्वेश्चन मार्क को मान लो यहाँ लिख दिया हमने, बाकी जो भी आया, जैसे कि ये 1369 है, ये लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा ना, 1369, और ये वाला जो है ये माइनस का हो जाएगा 693,
और ये तो ऑलरेडी वहाँ प्लस का है ही, तो प्लस का यहाँ पर 232 आ गया। और कभी भी ना इंडिविजुअल्स को पूरा मत ऐड करो, जो आपका तरीका रहता है ना, ऐसे लिखते हो आप, ऐसे लिखते हो 693 सब ट्रैक करोगे, ऐड करोगे, जो भी करोगे मतलब लिख कर करते हो, वो मत करो। आप ऐसे करो 100 डिजिट को उठाओ। मैं कैसे करूँगा, मैं देखूंगा 200 है 1300 है, 200 और 1300 1500, 1500 में से 600 गया, 900 रह गया, ठीक है। उसके बाद मैं देखता हूं कि यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, 3 और 6 +9, +9 और -9, ये तो कैंसिल ही हो गया। उसके बाद 2 और 9 11, 11 - 3 8, तो ये 908 आ गया, बात खत्म। अब काफ़ी स्टूडेंट्स कहेंगे सर बहुत ही आपने टाइट लिख दिया, इसके अंदर दिख नहीं रहा, मैं समझ नहीं आ रहा, और दोबारा भी बता दो। तो मुझे पहले ही पता है आपके मन की बात, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ पहले ही, तो ध्यान से सुनना थोड़ा सा। अब थोड़ा क्लियर और थोड़ा फास्ट अप्रोच बताता हूँ, दिमाग में क्या रखना चाहिए था आपको, जल्दी करना, यही सब था जो अभी बताया मैंने, पर थोड़ा जल्दी करना था। यहाँ पर देखना था 40% ऑफ 60, 4 × 58, 60 - 2 × 4, ठीक है, 60 - 2 × 4, सीधा 240 -8, यहाँ पर 232, सीधा सोचना था कि यहाँ 232 है। 37 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए था, जिसको नहीं आता तो स्क्रॉल डाउन करो, उस वीडियो को ढूंढो कहाँ पर है, और लिखो सीधा कि 1369 होता है, तो ये प्लस का हो जाएगा 1369, क्योंकि मैं इसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड ले आया सीधा, और इसको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊँगा तो ये माइनस का 693 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है मुझे, तो मेरा आंसर मिल जाएगा। अब हम रिस्क नहीं ले सकते, यूनिट डिजिट का रिस्क नहीं ले सकते हम यहाँ पर, क्योंकि यूनिट डिजिट पहली बात तो 3 ऑप्शन में 8 है, और उसके बाद नन ऑफ दीज भी तो है ना, तो कैसे, ये तो दिक्कत कर देगी ना ये चीज़। तो अब ये देखो हमने क्या करा, 1300 और 200, 1500, 1500 में से 600 कम किया तो कितना आ गया, 900, तो 900 लिख दिया पहले मैंने। अब ये क्या है, 30 है, 30 + 60 90, ये क्या है -90, +90 -90 कैंसिल हो गया, तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है। और ये क्या है, 2 + 9 11, 11 - 3 कर दिया, 8 आ गया, तो 8 और जोड़ दो इसके अंदर, 908 आ गया। आई थिंक इतना सफिशिएंट रहेगा, आप सभी को अब समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कैसे किया जाता है, क्या तरीका रहता है। आ गया ना, बता तो दो एक बार कमेंट सेक्शन में आया कि नहीं आया। अच्छा आ गया, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3/4 ऑफ 180 × 3 + 125 क्वेश्चन मार्क +0.3 × 120 × 8 120 × 2। बताओ इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए, ऐसा क्या है जो उस क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, उस प्रश्न चिन्ह की जगह आएगा। जल्दी से बताओ, मैं इतने पानी पीता हूँ, जल्दी से। इसमें से ये तो ऐसा क्वेश्चन है जो आधे से ज़्यादा तो दिमाग में सॉल्व हो रहा है, आधे से ज़्यादा, इवन पूरा क्वेश्चन ही दिमाग में सॉल्व हो रहा है। जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर रहेगा। अच्छा टाइम सूटेबल है ना सभी को, ये 11 बजे आई थिंक सब फ्री हो जाते हैं खाना खा के, क्योंकि मेरे पास सबसे सही टाइम यही होता है, रिलैक्सड होता हूँ इस समय, क्योंकि गैप हो जाता है ना क्लास के बीच में, क्योंकि 6 बजे मेरी लास्ट क्लास खत्म हो जाती है, उसके बाद 6 से लेकर 11 एक अच्छा टाइम हो जाता है, रिलैक्स भी हो जाता हूँ मैं, खाना भी खा लेता हूँ और सब कुछ अच्छे से हो जाता है, तो काफ़ी एनर्जी होती है इस समय मेरे पास, तो ये सही जगह यूटिलाइज हो जाएगी ना। तो अब यहाँ देखो 3/4 ऑफ 180 × 3 किया हुआ है, मतलब ये सारे के सारे आपके सामने ही है कि ये मल्टीप्लाइड है सारे के सारे। तो मैं पता क्या देखता हूँ, 4 से डिवाइड करना है ना 180 को, मतलब 180 को 2 बार आधा कर देना है, एक बार आधा करूँगा 90, एक बार और आधा करूँगा 45 आ जाएगा। 45 को मैंने 3 3 9 से मल्टीप्लाई करना है, 45 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत आसान होता है ना, 360। आप 45 को 9 से करना है, तो आप इसको देखो ना इस तरह से देखो, ये 4 9 से 36 होता है, तो 49 से 360 हो गया, और 5 9 से 45, तो ये 405 आ गया। उल्टा देखो 90% निकाल लो, 450 - 45 कर लो, ऐसे भी हो जाएगा, दिमाग में उस तरह से भी सोच सकते हो आप। तो 405 आ गया, ये 125 हो रहा है, तो ये 530 होगा कि नहीं होगा, लेफ्ट हैंड साइड में 530 आएगा कि नहीं आएगा, बस मुझे इतना बता दो, लेफ्ट हैंड साइड में 530 आएगा या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास आ गया 530, बाकी सब हटा दो ना। अब 530 कैसे आया, अभी काफ़ी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आया होगा, तो एक बार दोबारा बताता हूँ। इधर से 405 आ गया ना, इधर से ये 125 और भी तो है मेरे पास, ऐड कर दूंगा 400 और 100 500, 5 और 25 30, तो 530 आ गया। तो सब हटा देते हैं, ये लेफ्ट साइड तो मेरे पास 530 है, और ये मैंने दिमाग में किया है, लिखा नहीं है इसमें कुछ भी, सब सोचा था। अब ये डेसिमल है, और यहाँ इसके पास एक एक्स्ट्रा 10 है, मतलब एक 0 है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 × 3 हो जाएगा ना, क्योंकि मान लो इसको 3/10 लिखते हो, 0.3 को, तो 0 से 0 तो कैंसिल हो जाती है, तो ये 12 3 36 और 2 72 आ गया, तो 72 प्लस क्वेश्चन मार्क। अच्छा एक बात बताओ, क्या मुझे सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, मुझे दिख रहा है कि मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट करूँगा 30 और फिर 42 और करना पड़ेगा, 558 सॉरी 458,
तो 458 ऑप्शन में दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा कहीं 458, तो नन ऑफ दीज आंसर हो गया। समझ गए ना? तो इस तरह से इन चीज़ों का ध्यान रखा करो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर अब नहीं है कहीं ऑप्शन में, तो नन ऑफ दीज करना पड़ेगा, क्या इलाज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और एक चीज़ और, आपके प्रीलिम एग्जामिनेशन में, इवन मेंस में भी अगर आता है तो जो सिंप्लीफिकेशन आती है बहुत इजी आती है, पर क्या होगा आप मॉक टेस्ट दे रहे होगे ना, तो आपको बहुत डिफिकल्ट वहाँ पर फेस करनी पड़ रही होंगी, सिंप्लीफिकेशन बहुत डिफिकल्ट आ रही हैं, मुझे बहुत दिक्कत आ रही है सॉल्व करने में। वो होता है मॉक टेस्ट में अक्सर ये चीज़ करते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट रखते हैं उनके हिसाब से। अगर डिफिकल्ट होगा तो लेवल अच्छा होगा, वो चीज़ ज़्यादा प्रीशियस मानी जाएगी, वो चीज़ ज़्यादा क्वालिटी वाली मानी जाएगी अगर हमने उसको टफ रखा तो। ये यूजुअली एक एस्पेक्ट बन गया है आजकल मॉक टेस्ट में। तो आप मत घबराओ, एग्जाम पेपर में जो आएगा सिंप्लीफिकेशन तो ऐसा होता है जो बहुत सिंपल ही आता है एक्चुअल में, डूएबल कंडीशन, बहुत ही आसानी से हो जाने वाला। जिन्होंने अभी रिसेंटली पेपर दिए हैं उनको पता होगा कि रिसेंट एग्जामिनेशन के जो भी पेपर दिए गए हैं कितना आसान और कितना सिंपल क्वेश्चन आए थे। अब ये क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन में ना पता है दिमाग घूम जाता है कि मैं शुरू कहाँ से करूँ सर, और मैं यही सोचने में कुछ सेकंड्स निकाल देता हूँ, कुछ सेकंड्स वेस्ट कर देता हूँ। पर हम ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम पता है क्या करेंगे, हम अच्छे बच्चे हैं, हमको एक चीज़ पता है कि हमको क्वेश्चन मार्क को एक तरफ रखना है और बाकी सब एक तरफ रखना है। ऐसे करना होता ना, यही करना होता ना। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या आएगा, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो -736 आ जाएगा, और राइट साइड लेकर जाऊंगा तो +736 आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना। अच्छा ये दोनों मिलाऊंगा तो कितने हो जाएंगे, 300 और 92, 392। पर ये उधर जाएगा तो माइनस का होगा, मानते हो उस बात को? और ये तो ऑलरेडी उस साइड है, ये तो ऑलरेडी राइट साइड है, और इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आएगा, -202 आएगा। -202 आ गया। सिंपल सी बात है ना, 200 और 2 ही तो ऐड किया हुआ है इनमें। 700 से 912 710 से 912 जाना है, 200 और 2 ही तो ऐड करना पड़ेगा, तो -202 है ये। तो ये आपके सामने है। अब इसको उसी तरीके से करो जो अभी सिखाया था। क्या तरीका था सर वो? सर वो क्या तरीका था, बताओ तो सही। शांत बैठे हैं आप तो सभी। देखो 700, ये 700 है, उसमें से 300 और 200 सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब 700 में से 500 सब्ट्रैक्ट कर दो, 200 रह गया। 30 में से आपने सब्ट्रैक्ट करना है 9, या 3 में से देख लो, 3 में से 9 सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का 6 आ जाएगा। पर ये 10th डिजिट है ना, तो माइनस का 60 लिखना पड़ेगा। तो कितना आ गया, 140 आ गया। उसके बाद अभी एक डिजिट और है हमारे पास, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है और फिर 2 और कर देना है, मतलब 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 ही रह जाएगा ना सर। 142 आ गया। तो 142 मेरा आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। सिंपल आ गया ना समझ में? बता तो दो एक बार। तो ये था सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन, कुछ क्वेश्चंस की। अब क्वाड्रेटिक की करते हैं। अप्रोच मैटर करता है कि आप अप्रोच सीखो कि क्या अप्रोच रहता है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या अप्रोच रहता है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, बताओ, और बताओ एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा। एक्स और वाई का रिलेशन बताओ फटाफट से, क्या होगा। अब एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आजकल ऑफिसर ग्रेड लेवल में ना सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन नहीं आ रही है। नहीं को मैं थोड़ा सा इसको ठीक करना चाहता हूँ। देखो ये नहीं वर्ड है ना, यहाँ फिट नहीं बैठ रहा। आ तो रही है पर हर पेपर में नहीं आ रही है। क्या करते हैं, ऑफिसर ग्रेड हो तो उसी की बात करते हैं, क्योंकि उसी की एग्जामिनेशन का भी क्रैश कोर्स चल रहा है। ऑफिसर ग्रेड में क्या चल रहा है इस समय कि आप उनके पास एक बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है सिंप्लीफिकेशन का, और वो आपके समय इस समय आपके स्क्रीन पर है। देखो ध्यान से, इस समय आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये इस समय सिंप्लीफिकेशन का बहुत बड़ा रिप्लेसमेंट बन गया है। वो क्या करेंगे, या तो सिंप्लीफिकेशन पूछेंगे या क्वाड्रेटिक, तो दोनों अच्छे से आनी चाहिए। सिंप्लीफिकेशन तो चलो हम सॉल्व करते रहते हैं, पर क्वाड्रेटिक में भी स्किल्स डेवलप करनी ज़रूरी है ना। ज़रूरी है कि नहीं है, बता दो। तो उसी पर काम कर रहे हैं, उसलिए आपके सामने लिखा हुआ है ये। जल्दी से सॉल्व करो और बताओ कि इन दोनों में रिलेशन क्या है एक्स और वाई में। अच्छा चलो एक बात बताओ, इसमें एक चीज़ तो आपको समझ आ गई होगी कि इसमें दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे, इसमें भी दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। तो कोई साइन मेथड नहीं लग रहा है यहाँ पर, कोई ट्रिक या साइन मेथड नहीं लग रहा, हमको थोड़ा सॉल्व भी करना पड़ेगा इसको, ठीक है। अब थोड़ी और गहराई में जाते हैं। 3x² + 20x + 33। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है कि इस 3 को, स्लोली बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, इस 3 को 33 से मल्टीप्लाई कर दूँ। सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई करते हैं ना, सबसे पहले तो 99 आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, 99 को दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करते हैं जिनको
ऐड करने पर मुझे 20 मिले, मल्टीप्लाई करने पर 99। तो ऐसे दो नंबर्स कौन से होंगे? 11 और 9, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हो तो 99 आता है, ऐड करते हो तो 20 आता है, पर मुझे -20 चाहिए। तो मुझे क्या माइनस के नंबर्स लेने पड़ेंगे, ये दोनों के दोनों, -11 और -9 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स तो जानते हैं, मैं 4 स्टेप मेथड कराता होता हूँ अनअकैडमी पर, और मेरे पहले भी शायद वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है। तो एक ये 4 स्टेप मेथड है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले 3 को 33 से मल्टीप्लाई किया, एक कन्वेंशनल चीज़ है जो हमेशा से करते आए हैं हम क्वाड्रेटिक में। 99 आई, 99 को दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है जिनको ऐड करने पर मुझे -20 मिले। तो ऐसे दो पार्ट्स होंगे, -11 और -9, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो +99 ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप होता है इनका दोनों का साइन रिवर्स कर दो। अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। तो माइनस था, मैंने दोनों को प्लस कर दिया। उसके बाद क्या होता है, लास्ट स्टेप होता है x² का कोफिशिएंट जो भी है, यहाँ पर 3 है, 3 से इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो 3 से इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा, ये 3.67 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 3। तो मेरे पास आ चुके हैं दो रूट्स पहली इक्वेशन के। क्या क्या है वो? 3.67 एंड 3। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये 3.67 एंड 3। ठीक है, लिख दिया, अलग से लिख दिया। उसके बाद इस पर आते हैं। पहला स्टेप क्या रहेगा, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करना, 30 आ गया। 30 को दो ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करना है कि ऐड करने पर -11 मिले। सर 5 और 6 होते हैं, 5 6 30 होता है, 5 + 6 11 होता है। तो मुझे -11 चाहिए, तो मैं -5 और -6 लेकर चलूँगा। सिंपल सी बात है। अब अगला स्टेप क्या रहेगा सर? अभी बताया आपको, अगला स्टेप रहेगा अगर माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस। अब ये दोनों के दोनों थे माइनस, तो मैंने दोनों को बना दिया प्लस। लास्ट स्टेप क्या रहता है, जो भी y² का कोफिशिएंट रहेगा उससे आप इन दोनों को डिवाइड कर दो, यानी कि 2 से आप इन दोनों को डिवाइड कर दो। कर दिया तो यहाँ आ गया 2.5, 2.5, और यहाँ पर आ गया प्लस का 3। तो आपके पास आ चुके हैं कि ये +2.5 है और ये +3 है। आ चुका है ना। अब उसके बाद क्या समझ में आता है हमको, उसके बाद ये आता है कि इनको हमने कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं होती। आप ये देखो 3.67 जो है, 3.67 जो है वो इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है, कंफर्म्ड। x बड़ा चल रहा है अभी तक, x जो है y से बड़ा है। 3 जो है वो 2.5 से बड़ा है और 3 के बराबर है, मतलब x जो है वो y से बड़ा भी है और y के बराबर भी है। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y आपके पास आ चुका है। थर्ड ऑप्शन बहुत स्लोली समझाया मैंने आपको, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जल्दी से सॉल्व करो और बताओ। जल्दी सॉल्व करो। आगे हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट DI सॉल्व करेंगे, फिर रॉन्ग नंबर सीरीज सॉल्व करेंगे। आज बहुत मज़ा आने वाला है सेशन में, तो रोमांचक अनुभव जो होगा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको आज, जो कि हमारा एजेंडा भी है इस क्रैश कोर्स का। मैं भी सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन है पूरे के पूरे 2 सेकंड का। क्यों ऐसा है? क्योंकि सर हमें पता है यहाँ पर दोनों रूट्स आएंगे पॉजिटिव और यहाँ पर दोनों रूट्स आएंगे नेगेटिव, और हमें पता है कि जो पॉजिटिव होता है ना वो नेगेटिव से बड़ा होता है। तो x जो होगा ना वो y से बड़ा होगा। देखते ही पता लग गया, फर्स्ट ऑप्शन आंसर हो गया। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का सवाल है कि सर ऐसे कैसे हो गया, बताओ तो सही कि ये पॉजिटिव रूट्स क्यों हुए, वहाँ नेगेटिव रूट्स क्यों हुए। तो देखो सिंपल भाषा में बताया जाए तो जब भी आपको ये ऑर्डर मिले ना साइन का, कि पहले माइनस है और फिर प्लस है, मतलब x के साथ माइनस का साइन है और कांस्टेंट नंबर के साथ जिसके साथ कोई भी x या x² नहीं है उसके साथ प्लस का साइन है, तो उस समय आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि दोनों रूट्स मेरे पॉजिटिव आएंगे। और अगर दोनों जगह पॉजिटिव साइन आता है ना तो कंफर्म हो जाना चाहिए कि दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव आएंगे। सॉरी, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ पर मुझे ठीक करना चाहिए इसको, यहाँ नेगेटिव। तो जब भी आपको दिखे कि मेरे साइन कुछ इस तरह से है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साइन है, तो आपको श्योरिटी हो जाएगी कि दोनों रूट्स पॉजिटिव आएंगे। और जब आपको दिखे इस ऑर्डर में कि दोनों के दोनों साइंस जो हैं पॉजिटिव हैं यहाँ पर, तब आपको श्योरिटी हो जानी चाहिए कि मेरे दोनों रूट्स जो आएंगे नेगेटिव आएंगे। और जब पता है कि x की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, y की वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, तो श्योरिटी भी तो इस चीज़ की हो जाएगी कि x जो होगा y से बड़ा ही होगा। सर होगा ना। चलो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली भी देख लेते हैं। अब ये तो चलो याद रखने वाली बात होगी, याद नहीं रखा जाता, भूल जाते हैं हम। कॉन्सेप्चुअली देख लो फिर।
यहाँ पर हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पर एक पॉजिटिव नंबर आए और ऐड करने पर एक नेगेटिव, मतलब मुझे दोनों नंबर्स नेगेटिव मिलेंगे, फिर मैं साइन रिवर्स कर दूंगा तो मुझे दोनों रूट्स पॉजिटिव मिलेंगे, इस चीज़ की श्योरिटी हो गई। अब यहाँ पर मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिनको ऐड करने पर भी प्लस का नंबर आए, मल्टीप्लाई करने पर भी प्लस का नंबर आए, तो ऑब्वियसली मुझे दोनों नंबर प्लस के मिलेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, साइन रिवर्स करना, तो यही साइन रिवर्स हो जाएंगे तो मुझे दोनों के दोनों रूट्स नेगेटिव मिल जाएंगे। तो यहाँ पॉजिटिव रूट्स या नेगेटिव रूट्स, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, पता लग गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बस मेरी इस क्लास का एजेंडा है कि आप सभी सीखो। मुझे पढ़ने वाले बच्चे चाहिए क्लास में। मुझे पता है कि कुछ मैं कमेंट्स रीड कर रहा था, कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी थे। अच्छा करने जाते हैं तो नेगेटिव कमेंट्स वाले लोग मिल जाते हैं, तो मुझे सिर्फ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर मैं बेसिकली यही चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल पर और इस क्लास में सिर्फ वही बच्चे रुकें जो पढ़ने आते हैं, सिर्फ पढ़ने आते हैं। उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं है, उनको पढ़ाई करनी है, उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, उनको बैंक एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। सिर्फ मुझे पढ़ने वाले बच्चे चाहिए जो मेहनत करने के लिए तैयार है, क्योंकि मेहनत के बिना काम नहीं बनेगा। और आप अपने आप को कम मत समझा करो किसी से, आप बस गलत रास्ते पर हो, आप गलत नहीं हो। अब लगता है यार मैं ही वीक हूँ, मुझसे ही नहीं सिलेक्शन हो रहा, मुझ में कोई कमी होगी। कमी आप में है मानता हूँ, पर ऐसी कोई कमी नहीं है जिसको दूर नहीं किया जा सकता। दूर कर सकते हो। कमी क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन, कि आप हर चीज़ में ना टाल मटोल करते हो, आप आलसी हो, ये कमी है। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स में होती है कि आप आलसी हो। आपका पढ़ने का मन करता है पर आपको थोड़ा कंफर्ट जोन में अच्छा लगता है। जिस दिन कंफर्ट जोन से बाहर आना सीख गए ना, जिस दिन दिन की शुरुआत ही ऐसे किया करो कि अपना जो भी बिस्तर जहाँ सोते हो उसको सेट करो कि हाँ, कि मैंने जो बिखेरा है उसको मैंने ही समेटा है, ठीक है। और उसके बाद मॉर्निंग की जो शुरुआत हुई है उसको आगे बढ़ाओ, हेल्दी सब कुछ, थोड़ी सी माइनर सी एक्सरसाइज करो, स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। आपका खुद वहाँ पर दिमाग आपको लगेगा कि हाँ मेरा दिमाग फ्रेश है, आज सुबह से काफ़ी अच्छा काम किया है मैंने। और उसके बाद मेरे जो स्किल्स हैं, मेरी जो कैलकुलेशन स्किल्स हैं, और जो ये सारे के सारे एक्यूरेसी होती है, स्पीड होती है, इसमें आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। ये अच्छी चीज़ें होती हैं, सबको करनी चाहिए। बस अपने आप को कम मत समझो, जो गलतियां कर रहे हो उसको ठीक कर लो। अब यहाँ पर देखा जाए, प्रोडक्ट करने पर 40 आना चाहिए, ऐड करने पर 13, दोनों पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। कौन कौन से? 8 और 5, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है? 40 आता है, ऐड करते हो 13 आता है ना। नेक्स्ट स्टेप में इनका साइन रिवर्स कर दो, -8 और -5 आ गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखा तो पहले 2 को 72 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 72 से मल्टीप्लाई किया, 144 आ गया। अब मल्टीप्लाई करने पर 144 आना चाहिए, ऐड करने पर 25। दिमाग लगाओ, टेबल आते हैं? नहीं आते ना, भूल गए ना। मैं कहता हूँ ना 20 तक आने चाहिए कम से कम। 16 9 144 होता है और 16 + 9 25 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 16 और 9 मिल गया मुझे, 16 और 9 मिल गया तो +16 एंड +9 आ गया ना मेरे पास, +16 एंड +9। अब इनके साइन रिवर्स कर दो, -16 एंड -9 हो गया। अभी एक स्टेप रह रहा है, वो हमेशा भूल जाते हो आप। 2 से डिवाइड कौन करेगा? y² के कॉफिशिएंट से डिवाइड करते होते हैं। तो यहाँ पर नहीं किया था क्योंकि कॉफिशिएंट 1 था, 1 से डिवाइड कर भी दोगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, पर यहाँ ज़रूर करेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 है, 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया यहाँ पर -8 और -4.5। अच्छा, होगा क्या यहाँ पर? रिलेशन क्या होगा? बताओ रिलेशन क्या होगा इसके अंदर? काफ़ी स्टूडेंट ने सॉल्व कर लिया जैसा कि मैं कमेंट सेक्शन में देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड जो स्टूडेंट्स कह रहे हैं, चलो चेक कर लेते हैं उसको भी। देखो एक बात बताओ, हमने जिनको कंपेयर करना है ना सिर्फ उनको देखते हैं, बाकी सब हटा देता हूँ मैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए। हमने कंपेयर करना है इन दोनों को जो आपके पास यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। और अगर आप देखो इनको ध्यान से, -8 जो है -8 के बराबर है। -8 को कंपेयर कर रहा हूँ ना मैं, -8 जो है इस -8 के बराबर है। -8 जो है इस -4.5 से बड़ा है या छोटा है? छोटा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर है ना, तो -8 जो है -4.5 से छोटा है। -5 जो है वो -8 से बड़ा है। तो एक केस में, इस केस में x छोटा हो गया, इस केस में x बड़ा हो गया, एक केस में x छोटा है y से, एक केस में x बड़ा है y से। तो कैसा रिलेशनशिप आप, इनके बीच में क्या रिलेशन है जो आप एस्टैब्लिश कर सकते हो? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो
तो यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइंड एक आंसर नहीं होता। डिटरमाइन हमने किया है कि यहाँ पर कोई रिलेशन नहीं एस्टैब्लिश किया जा सकता एक्स और वाई के बीच में, तो फिफ्थ ऑप्शन आंसर हो जाएगा। समझ गए, अच्छे से सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब चलते हैं हमारे डीआई के ऊपर। बहुत कलरफुल सी प्यारी सी डीआई है हमारी आज, और डीआई किस पर बेस्ड है? इनकम एक्सपेंडिचर पर। शुरुआत करते हैं। हिंदी में भी लिखा गया है, तो जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पर देखो, डेटा आपको दिया गया जो फैंस की सेल हुई है उसका। 4 अलग अलग कंपनीज है हमारे पास, उषा, ओरिएंट, हेवल्स एंड बजाज। इन 4 कंपनीज के फैंस बेचे गए हैं, और इन 4 कंपनीज के जो फैंस 1996 से 2001 तक बेचे गए हैं उसका डेटा आपके सामने है। इनकम जो होती है वो सेल्स इनटू एसपी ऑफ 1 फैन होगा। एक फैन का जितना भी पैसा आता है उसकी सेल्स कर दोगे, उसको सेल्स जितनी भी हुई हैं, जितनी भी बेचे गए हैं, जितनी बिक्री हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल इनकम पता लग जाएगी, जिसको रेवेन्यू भी कहते हैं। और प्रॉफिट क्या होगा? इनकम में से आप एक्सपेंडिचर को खर्च सब्ट्रैक्ट कर दो, जो खर्चा हुआ है आपका, व्यय जो हुआ है आय में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, और प्रॉफिट तो आपके सामने है। तो अब एक सीधा सीधा आपको इलाज बताता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे टाइप में क्या किया करो। आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखो, एक्सपेंडिचर आय, यहाँ पर जिसको व्यय कहते हैं हिंदी में व्यय, और इनकम जिसको कहते हैं आय। आपने इनको ना किसी के साथ रिलेट करना है। किसके साथ करना है? एक्सपेंडिचर को हमेशा कॉस्ट प्राइस की तरह डील करो, ठीक है, डील करो। इनकम को हमेशा सेलिंग प्राइस की तरह डील करो, ठीक है, और उसी हिसाब से आपको प्रॉफिट भी मिल जाएगा। और हिंदी में बता दूं, आप एक्सपेंडिचर जो कि व्यय है, यहाँ पर जो व्यय है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर, व्यय को आप क्रय मूल्य की तरह आप उसका इस्तेमाल करो, उसकी तरह उसके फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करो, और जो इनकम है, जो आय है, उसको विक्रय मूल्य की तरह आप ट्रीट करो, ठीक है। इस तरह से आपके सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल वैसे ही होंगे। आप चेक भी कर सकते हो। देखो प्रॉफिट क्या होता है यहाँ पर, प्रॉफिट अगर आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है आपने, तो प्रॉफिट जो होगा आपका उसको एक्सपेंडिचर के रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत तरीके से लिखा गया, इसको हटा देते हैं। प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100, और यूजुअली जब हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। प्रॉफिट जो लाभ होता है बटे में क्रय मूल्य गुना 100, इस तरह से ही करते हैं ना। तो यहाँ पर भी हमें वही करना है, लाभ बटा क्या होगा? व्यय गुना 100, प्रॉफिट बाय एक्सपेंडिचर इंटू 100। सिंपल, ऐसे ही करना है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, जल्दी सॉल्व करो और मुझे बताओ कि क्या आंसर रहेगा। जो भी मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं आप दे रहे हैं, और जो कल मुझे बहुत सारा प्यार मिला आप सभी की तरफ से, सभी को धन्यवाद। आपसे जो प्यार मिल रहा है वही मोटिवेट कर रहा है कि बहुत पढ़ाया जाए, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाए और सिलेक्शन आपका दिलाया जाए, ठीक है। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो और आंसर बता दो मुझे। शुरुआत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से हो रही है। अब यहाँ पर आपको ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई है उसने। कह रहा है कि जो मार्केट शेयर है, बाज़ार में जो हिस्सेदारी है, मार्केट शेयर जो है किसी कंपनी का, वो क्या होता है कि जितनी भी वॉल्यूम सेल हुई है, मतलब जितनी भी सेल हुई है, वो कितना परसेंटेज है उस साल में सारी कंपनीज की गई सेल से, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि मार्केट शेयर क्या है, और फिर हमने मार्केट शेयर बताना है कि हेवल्स का सबसे ज़्यादा कब है। मान लो कि बात हो रही है 1996 की या 1995 की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो उषा ने जो सेल की वो 10 की, और ओरिएंट ने जो सेल की वो 20 आर्टिकल्स की, हेवल्स ने 30 आर्टिकल्स की, और 40 आर्टिकल्स की बजाज ने। और हमसे कोई पूछ ले यहाँ पर कि हेवल्स का मार्केट शेयर कितना है, तो हम क्या करेंगे? देखेंगे कि भाई हेवल्स ने कितनी सेल की है, टोटल कितनी सेल हुई है, ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 100। तो ये जो 30 है ये 100 का कितना परसेंटेज है? तो ये 30 जो है 100 का 30% है। तो 30% जो हो गया हेवल्स का 1995 में मार्केट शेयर हो गया। तो ये सिंपल सा बात है, मार्केट शेयर का ये मतलब है। अब हमने बताना है हेवल्स के बारे में ही हमने बताना है इस क्वेश्चन में, और ये बताना है कि हेवल्स का कौन से साल में मार्केट शेयर हाईएस्ट था, सबसे ज़्यादा था। अब बात एक सीधी सी है। सबसे पहले आप देखो कि सबसे पीक वाले ग्राफ्स कौन से हैं। ये दो, सबसे पहले इनको चेक करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कितनी सेल हुई है? अगर आप देखो तो 350 की सेल हुई है हेवल्स की यहाँ पर।
और ये बात हो रही है 1996 की। तो 1996 में देखा जाए तो यहाँ पर 150, यहाँ पर 100, यहाँ 150 लिख कर बता रहा हूँ ताकि सभी को समझ आए, नहीं तो ये चीज़ करनी है ओरली। और ये तो हमें पता ही है 350 की हुई है, और यहाँ कितने की हो गई, क्लियरली दिख रहा है 200 की। तो ये कितना हो गया सर, ये 500 हो गया, और ये कितना हो गया 300। तो डिनोमिनेटर में 800 आ गया ना, डिनोमिनेटर में 800 आया कि नहीं आया बता तो दो। तो डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया 800। 350 जो है 800 का कितना परसेंटेज है, ये प्रश्न है आपके सामने। तो 0 से 0 कैंसिल कर दो, इसको डिवाइड कर दो, कर सकते हो। तो नहीं तो आप किसी और तरीके से जाना चाहते हो तो किसी और तरीके से आप जा सकते हो। 43.7 के आसपास आ रहा है ये। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो 4 30, हाँ यही आएगा। तो आपके सामने ये चीज़ आपके सामने है कि 43.7% के आसपास आ गया, अंदाज़न आ गया 43.7% के आसपास। इसकी बात की जाए, इसको पहले अलग से लिख देते हैं। 1996 की जो बात हो रही है, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ तो ध्यान से समझना, बहुत आराम से बताया जा रहा है आपको। तो हमने 1996 का चेक किया, 43.7% के आसपास था। अब एक बार 2001 का चेक कर लेते हैं। इसका ग्राफ भी बहुत बड़ा है, तो इसके में मार्केट शेयर ज़्यादा होने के चांस है, जैसे कि ब्लू वाले केस में थे, 1996 के केस में थे। 2001 में भी वही चीज़ चेक कर रहे हैं हम। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कितनी सेल हुई है, 400 की, और यहाँ पर देखा जाए, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 250 की सेल हुई है। अगर 2001 की बात की जाए तो यहाँ देखा जाए तो सेल हुई है 100 की, यहाँ तो हमें पता ही है 400 की हुई है, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो 200 की सेल हुई है। तो ये कितना हो गया आपके सामने, ये हो गया सारा मिलाकर 700 और 250, 950 हो गया। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 950। तो ये 400 जो है वो 950 का कितना परसेंटेज है, ये सवाल आया हमारे पास। ये सिंपल सा सवाल है। तो जो कैंसिल हो रहा है पहले कैंसिल कर दो ना। 5 से कैंसिल कर दिया, 8/19 आ गया। तो 8/19 आया, 8/19 आया हमारे पास। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सवाल ये है कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ। तो आप सभी को पता है कि मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, 7.6 + 4/19। तो ये पता चल गया, ये तो 40% है। और ये कितना है, ये यहाँ पर कितना है, लगभग 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, कितना है, 2 और 3 टाइम्स के बीच में है, मतलब 42 पॉइंट समथिंग आएगा, 42 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आएगा। तो यहाँ पर मुझे 2001 का ही पता चल गया, 42 पॉइंट समथिंग परसेंटेज है। तो अभी तक तो 1996 का हाईएस्ट चल रहा है, 1996 का हाईएस्ट चल रहा है। इसके अलावा अगर आप और कहीं चेक करो, जो करना लाजमी नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर 250 ग्रीन के बराबर, यहाँ देखा जाए तो जो ये ऑरेंज है ये भी ग्रीन के बराबर, यहाँ देखा जाए तो ये कम है, जिस जगह हमने कंसिडर करना है वो एक्चुअल में कम है, तो परसेंटेज कम आएगा, ये इसके बराबर हो गया। तो यहाँ तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑरेंज में तो 1997 तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, और नन ऑफ दीज के चक्कर में चेक किया, नहीं तो ऑप्शन में भी नहीं था। वैसे अगर 1998 में चेक करो तो ये वैल्यू कम है, ये वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इससे ये वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर ओवरऑल जो परसेंटेज होगी डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर जो बार्स है ना, उनकी लेंथ से आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, बाकी लेंथ से कंपेयर करते हुए, तो बाकियों को चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अगर 1999 को भी चेक किया जाए तो बार के वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज हैं, तो क्लोज हैं, ये सारे के सारे वैल्यूज़ क्लोज हैं, काफ़ी क्लोज हैं, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है कि परसेंटेज का शेयर ज़्यादा है वहाँ पर। और ये सारी चीज़ें एनालाइज करने वाली हैं, अभी आपको डेप्थ में बता रहा हूँ ताकि सबको समझ आए। और यही चीज़ इस ब्लू वाले केस में भी है कि काफ़ी क्लोज वैल्यू है, तो ये परसेंटेज इतना ज़्यादा सेक्शन नहीं लेगा। तो अभी तक हमारे पास बेसिकली आ चुका है कि 1996 में सबसे ज़्यादा है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया। 1996 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबका चेक नहीं करना, 2 जगह चेक करना था बस, 1996 और 2001 में, बाकी जगह तो अंदाज़ा लग रहा है कि ये हाँ इन दोनों से तो कम ही आएगा इधर, बस इतना करना था। अब कह रहे हैं कि सन 2000 की बात करो, अगर वहाँ पर उषा फ़ैन जो सेल हुए हैं 25% वहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज है, और सेलिंग प्राइस एक उषा फ़ैन का 1000 रुपये है, तो बताओ कि एक्सपेंडिचर कितना था जो उषा फैंस ने उसको बनाने पर खर्च किया था। ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं ना बीच में कि 2001 ही होगा, इसके अंदर 2001 नहीं होगा, उसका बार बड़ा है, मार्केट शेयर बड़ा नहीं है, उसका बार बड़ा है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो, मार्केट शेयर भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो ना
तो यहाँ वैल्यू ना 1996 की कम है, पर यहाँ 1990 अगर 2001 में देखो ना अगर उषा की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से इधर वाला मार्केट शेयर इसका परसेंटेज कम हो गया, इसकी वजह से समझो थोड़ा सा फर्क आ गया। और बाकी जगह देखो तो ये चीज़ यहाँ बराबर है, यहाँ देखा तो यहाँ भी बराबर है। तो इसकी वजह से ना जो ये चीज़ इंक्रीज हुई है ना यहाँ पर, इससे उसके मार्केट शेयर पर कमी आ गई, मार्केट का जो इसका शेयर था वो डिक्रीज हो गया। तो काफ़ी स्टूडेंट्स का आंसर आ भी चुका है। देखो एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट परसेंटेज है 25%, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे पता है कि 25% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/4 होती है। 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, तो मैं कह सकता हूँ ना कि 4 में 1 ऐड कर दिया और 5 आ गया। कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता, बता दो आप मुझे। तो अगर कहा जा सकता है ये कि 4 में 1 ऐड कर दिया और 5 आ गया, तो यहाँ पर मेरे सामने है कि ये 1000 है, सेलिंग प्राइस 1000 है, तो 5 यूनिट जो होगा 1000 के बराबर आ गया, मतलब 1 यूनिट 200 के बराबर, और 4 यूनिट किसके बराबर आ गया, 4 गुना 200 यानी कि 800 रुपये के बराबर। तो सीपी समझ में आ गया, जो एक्सपेंडिचर है, जो कॉस्ट प्राइस है, समझ में आ गया कि 800 रुपये है। एक फ़ैन का जो है यहाँ पर कॉस्ट प्राइस वो 800 रुपये है, ये मुझे समझ में आ गया यहाँ पर। अगर एक फ़ैन का कॉस्ट प्राइस 800 रुपये है, तो हमने तो टोटल उनका एक्सपेंडिचर बताना है ना। अच्छा, ऊषा फ़ैन की बात हो रही है 2000 में, ऊषा फ़ैन की बात करूँगा 2000 में, तो कुल मिलाकर उन्होंने 200 लाख 200 लैक्स, अगर स्टार्टिंग में आप जाएँ ना तो देखो उसने कहा है कि ये लाख यूनिट्स में है, तो 200 लाख वहाँ पर आर्टिकल्स टोटल बनाए गए हैं। तो एक बात बताओ, लाख को अगर मुझे लाख से करोड़ तक जाना होता है तो 100 से ही मल्टीप्लाई करना होता है, तो इस 200 में से सिर्फ 2 को रखो और 100 को लाख से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये करोड़ आ गया। 100, ये जो 2 जीरोज़ है ना, 100 ही एक तरह से ये 100 को लाख से मल्टीप्लाई करोगे करोड़ आ जाएगा, तो ये 800 इंटू 2 करोड़ यानी कि 1600 करोड़ आपका आंसर आ गया। 1600 करोड़ यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द ईयर 1999 द एक्सपेंडिचर ऑफ उषा, ओरिएंट, हेवल्स एंड बजाज आर इन द रेशियो 3:2:6:8। विच कंपनी हैड द हाईएस्ट प्रॉफिट परसेंटेज इन 1999? जबरदस्त क्वेश्चन है, देखते हैं किसका दिमाग कितना गहराई तक जाता है। टाइम लगाना पर सॉल्व जरूर करना है इसको। जल्दी से सॉल्व करो और बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। सॉल्व इट एज फास्ट एज यू कैन। In the year 1999, the expenditure of Usha, Orient, Havels, Bajaj are in the ratio 3:2:6:8. Which company had the highest profit percentage? चलो 1999 की बात हो रही है कि 1999 में किस कंपनी के सबसे ज़्यादा प्रॉफिट परसेंटेज थी। सर एक बात बताओ आप, हमें पता है कि एक्सपेंडिचर इस रेशियो में था, हमें ये भी पता है कि कितना एक्सपेंडिचर, कितने कितने आर्टिकल वहाँ पर सेल किए गए हैं, कितने कितने यहाँ पर आर्टिकल्स हमारे पास हैं, लैक्स में बताए गए हैं। देखो हमारे पास आर्टिकल्स है ना, सेल हमारे पास है कि कितने आर्टिकल्स की सेल हुई है, तो हमारे पास आर्टिकल्स की सेल है, हमारे पास ये है कि एक्सपेंडिचर कितना है। हम टोटल एक्सपेंडिचर के कुछ अप्रॉक्स वैल्यू तक पहुँच सकते हैं। हमारे पास इनकम का तो कुछ नहीं दिया गया ना। जब हमारे पास खर्च का पता है, हमें ये नहीं पता कि कमाई कहाँ तक पहुँची है, कितना वहाँ पर इनकम हुई है, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है, तो प्रॉफिट का कैसे बताएंगे हम? नहीं बता सकते ना, तो डेटा है ही नहीं, डेटा इनएडिक्वेट है, तो हम यहाँ पर डिटरमाइन नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिटरमाइंड यहाँ पर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ द हाइएस्ट ग्रोथ रेट फॉर द पीरियड ऑफ 1996 to 2000? जल्दी से बताओ मुझे क्या आंसर होगा। जल्दी से, फास्ट। आज की डीआई काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दिमाग अच्छे से चेक करेगी आपका कि कितना अच्छे से आप चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। बताओ फटाफट से कि किस कंपनी ने 1996 से 2000 की अवधि में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट दिखाया है। बताओ जल्दी से, विकास दर आपने चेक करनी है, जल्दी से देखकर बताओ। मतलब हमने क्या करना है, 1996 से 2000 का डेटा चेक करना है, मतलब हमने पहले बार से फिफ्थ बार तक जाना है, ये देखना है हमने। तो यहाँ तो 150 है ना, यहाँ 150 है और यहाँ है 200, तो कितना इंक्रीज़ हो गया 50 का। चलो लिख कर बता देता हूँ, यहाँ 150 है, 150 से 200 गए,
अगर 1996 की बात की जाए तो 150, और अगर बात की जाए 2000 की तो ये वैल्यू 200 हो गई है। तो यहाँ पर कितना इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पर इंक्रीज़ हो गया 50 का। 50 का इंक्रीज़ कितने पर हुआ, 150 पर, तो सीधा सीधा 1/3 आ गया ना। 50 का इंक्रीज़ हुआ 150 पर, तो ये 1/3 आ गया, यानी कि 33.33% हो गया। तो 33.33% आ गया पहले केस में। मानते हो इस बात को आप, मानते हो ना। और अगर बात की जाए यहाँ पर, अगर बात की जाए ओरिएंट की, तो ओरिएंट में 1996 से 2000 तक अगर आप जाओगे, यहाँ से यहाँ तक जाओगे, यहाँ कितनी सेल हुई हुई है 100, और यहाँ कितनी सेल हो गई 200। तो 100 से 200 चले जाना, कितना इंक्रीज़ हो गया सर ये, 100 का इंक्रीज़, 100 का इंक्रीज़ 100 पर, 100 का इंक्रीज़ 100 पर, तो 100 पर कितना, तो ये 100% आ गया ना। यहाँ पर तो 100% इंक्रीज़ हो गया। और यहाँ देखा जाए तो यहाँ ग्रोथ हुई नहीं है, यहाँ तो डिक्रीज़ हो गया, ग्रोथ हुई नहीं है यहाँ पर तो। और यहाँ पर तो स्टैग्नेंट रहा है, बिल्कुल जैसा था वैसा का वैसा रहा है, कोई ग्रोथ ही नहीं हुई। यहाँ पर नेगेटिव साइड गया है, तो ये नहीं कंसिडर करना, ग्रोथ पॉजिटिव साइड ली जाएगी। तो यहाँ पर देखा जाए तो हाईएस्ट कहाँ हुआ है, यहाँ पर 100%। तो 100% किस में, ओरिएंट में, सबसे ज़्यादा ओरिएंट आंसर आएगा बी ऑप्शन। एनी टू हैड द सेम, कहाँ है सेम, ई ऑप्शन कौन बोल रहा है, गलत जवाब है वो, बी ऑप्शन आंसर आएगा, ओरिएंट। जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल सेल्स बाय वॉल्यूम ऑफ उषा फ्रॉम 1997 to 2000 आर व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द टोटल सेल्स बाय वॉल्यूम ऑफ बजाज फ्रॉम 1998 to 2001। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ। इसके बाद हम करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज। जल्दी से इसको फारिग करते हैं डीआई को, फिर हम रॉन्ग नंबर सीरीज करेंगे, और जल्दी से बताना, देखते हैं किसका जवाब जल्दी आता है, इसमें सबसे पहले आता है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो साथ साथ सॉल्व नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि टोटल सेल्स देखो पहले तो कितनी है, टोटल सेल्स उषा में 1997 से 2000 के बीच में। तो अगर आप देखो उषा में, अगर आप सेल देखो 1997 से देखनी है आपने, मतलब ऑरेंज बार से, मतलब ये और ये 2001 का कंसिडर नहीं करना, 2000 तक देखनी है। तो यहाँ देखो 250, यहाँ देखो 250, ठीक है, थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ ताकि सबको दिखे। तो यहाँ देखी 250 सेल, यहाँ देखी 250, यानी कि 500 हो गई, ये हो गई 600, सॉरी 500 तो 700, 700 और 150 हो गई 850। तो यहाँ पर तो सेल हुई है 850, ठीक है, 850 हुई है। और अगर आप देखो यहाँ पर दूसरी जगह पर आओ, बजाज के केस में, और 1998 से बात करनी है, मतलब ग्रे बार से बात करनी है ग्रीन बार तक, मतलब 2001 तक। तो यहाँ 200 200 200 तीन 200 200 के बार हैं, तो ये तो हो गए यहाँ पर सीधा सीधा 600 600, और उसके बाद 250, यानी कि 850 यहाँ पर भी है। तो 850 जो है वो 850 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है या कम है, सर 0 ज़्यादा है ये तो, या 0 कम है ये तो, और 0 ज़्यादा है 850 पर, तो 0% आंसर आया है इसका, 0%, यानी कि नन ऑफ दीज। बराबर ही है सर ये तो, कितना परसेंटेज ज़्यादा कम का तो कोई सवाल ही नहीं बैठता यहाँ पर। तो 850 के बराबर है, और बराबर है, दो चीज़ें बराबर है, और कोई पूछ रहा है कि दूसरी चीज़ पहली चीज़ से कितना परसेंटेज ज़्यादा है या कितना परसेंटेज कम है, सर 0 ज़्यादा है वो तो 0% आंसर आएगा, ई ऑप्शन। अब रॉन्ग नंबर बताओ इसके अंदर कौन सा है, जल्दी से बताओ, रॉन्ग नंबर बताइए इसके अंदर कौन सा है, जल्दी से, फुर्ती से, पूरी तेजी के साथ। जल्दी से बताइए कि रॉन्ग नंबर सीरीज जो आपके सामने है, इसके अंदर कौन सी टर्म ऐसी है जो गलत है। तो चलो बात करते हैं इसकी, काफ़ी हमने इंतज़ार किया है इसका। 28, 66,
128, 224, 348, 518। अगर आप देखें ना ये नंबर्स किसी नंबर के करीब हैं, किन्हीं नंबर्स के करीब हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से इनको एनालाइज करें तो आपको पता लग जाएगा। ये नंबर जो है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ 27 + 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 64 + 2, इसको लिखा जा सकता है 125 + 3। ये हो गया 3 का क्यूब, ये हो गया 4 का क्यूब, और ये हो गया 5 का क्यूब +3। तो आगे क्या होना चाहिए? 6 का क्यूब +4। तो क्या ये है 6 का क्यूब +4? बताओ, क्या 216 + 4 है ये? नहीं है, 220। तो ये रॉन्ग टर्म हो गई। ये कंफर्म कर लो एक बार। 343 + 5 है ये, बिल्कुल है। 7 का क्यूब +5 है ये। 6 का क्यूब 8 का क्यूब +6 है ये। तो सब सही चल रहा है। इसको होना चाहिए था 220, यानी कि 6 का क्यूब +4। तो ये रॉन्ग टर्म हो गई। 224 थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए और मुझे आंसर बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है ये। अगर आपने पिछले सेशन नहीं देखे हैं तो उनको भी अच्छे से देखना, और डेली जो ये क्लास लेने वाला हूँ मैं, इसको अटेंड करो पूरे फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ, और जो आपको टारगेट दूंगा क्लास के बाद वो ज़रूर कंप्लीट करना। पिछले दोनों क्लासेस का टारगेट उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा, क्योंकि सीरियस स्टूडेंट तो करेंगे, और जिसने क्वालिफाई नहीं करना उसने सेशन भी पूरा नहीं देखा होगा और वो टारगेट भी नहीं करेगा पूरा, और फिर बाद में कंप्लेन ज़रूर करेगा वो कि सर क्वालिफाई नहीं होता, मुझसे पेपर नहीं होता, मुझसे मैथ्स में क्वांट में अच्छे मार्क्स नहीं आते। अभी फिर उसको ये चीज़ याद नहीं आएगी कि मैंने सेशन भी पूरा नहीं देखा था, मैंने होमवर्क भी अच्छे से नहीं किया था। पर हाँ, कंप्लेंट ज़रूर करेंगे वो बाद में कि सर नहीं, मुझसे क्वांट नहीं होता, मुझसे नंबर सीरीज़ नहीं होती, मुझसे सिंप्लीफिकेशन नहीं होती, मुझसे DI नहीं होती। कंप्लेन मत करो, मेहनत करो, वो आपके हाथ में है। कंप्लेन तो दुनिया कर रही है। अब यहाँ देखो कितना आसान है ये। 40, 100, 250, 630, 1562.5, इतना है ना। चलो देखते हैं क्या है इसमें। अब ये नंबर 630 से 1562.5 तक चला गया एकदम से, तो मल्टीप्लिकेशन की तो श्योरिटी दे गया ना ये। मल्टीप्लाई तो हो रहा है कुछ ना कुछ। मल्टीप्लाई चेक करते हैं। 100 से 250 जाना है तो 2.5 मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। और 40 से 100 जाना है तब भी 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मतलब पैटर्न की श्योरिटी हो गई सर, पैटर्न की श्योरिटी हो गई। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ अगर 2.5 से करूँगा मैं, तो 250 को अगर मैं 200 यहाँ पर जो 2.5 है उससे करूँ तो कितना आएगा? 500 + 125, यानी कि 625। ये तो गलत है, 630 तो नहीं आना चाहिए, 625 आना चाहिए। और 625 को 2.5 से यहाँ पर 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 + 300 12.5, तो 1250 + 300 12.5, ये बिल्कुल सही है। अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करते हो उसको, तो मतलब यहाँ 630 गलत है, इसकी जगह 625 आना चाहिए था। 630 रॉन्ग टर्म हो गई हमारी। सीख गए ना? डाउट तो नहीं है कोई? चलो 4631 4910 5135 5304 5425 5506 रॉन्ग टर्म बताओ इसके अंदर। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट्स थक चुके हैं आज की क्लास अटेंड करते हुए, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, और जो पढ़ने के बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं वो सोच रहे होंगे सर थोड़ा और पढ़ा दो। तो बहुत है आज के लिए इतना, बस रिवाइज कर लेना और टारगेट अच्छे से कंप्लीट कर लेना जो भी मैं दूंगा। जल्दी 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 सॉल्व करें इसको। तो यहां पर हमें दिया गया 4631 4910 5135 5304 5425 एंड साथ ही हमें दिया गया 5506। देखो जो नंबर्स ये करीब है ना, बहुत ज़्यादा करीब हैं, इससे हमको एक श्योरिटी हो रही है यहाँ पर कि हमें डिफरेंस चेक करना है। और डिफरेंस चेक करने में ना आप परेशान बहुत ज़्यादा होते हो ना। तो आज आपकी परेशानी दूर कर देते हैं, बता देते हैं कैसे निकालते हैं। तो आपको पता है कि अगर 4631 से मुझे 4931 तक जाना होता तो मैं 300 ऐड करता। अच्छा 300 से कितना कम है? ये 21 कम है। 300 से 21 कम कर दो, 279 का सम हो गया यहाँ पर। सिंपल सी बात है।
अब 4910 है, उससे 5135 तक जाना है, आपने जाना है ना। अगर 4910 से 5110 तक जाना होता तो 200 ऐड करते ना, तो 5110 से 35 तक जाना मतलब 25 और ऐड करना, मतलब 200 + 25, 225 ऐड करना। ठीक है ना, समझ तो आ गया ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखोगे 5135 है, अगर मुझे यहाँ पर 5135 से 5300 तक ही जाना है मान लो, तो मुझे 165 ऐड करना पड़ेगा, 165 ऐड करना पड़ेगा प्लस 4 यानी कि 169 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 100 ऐड करना है और 21 ऐड करना है, तो 121 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद तो ये खासा कुछ है नहीं, 75 और 6 81 ऐड करना है, सिंपल सी बात है। अब अगर आप थोड़ा सा तेज़ नज़रों से देखें, ठीक है, बाजीराव वाली, ठीक है, तो वो वाली अगर नज़रों से देखें तो ये आपके सामने क्लियर है कि 15 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर है और 9 का स्क्वायर है। क्लियरली आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी यहाँ पर। तो 9, 11, 13, 15, तो आगे तो 17 का आना चाहिए था यार, गलत बात है। तो 17 का आना चाहिए था, 289 आना चाहिए था, तो गलत है ये। अब सवाल उठता है कि क्या मैं ये टर्म गलत करूँ या ये टर्म गलत करूँ। कई स्टूडेंट्स कहें, मैं तो कहूँगा कि ये वाली करेंगे, पर स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये क्यों नहीं की। बच्चे, अगर मैं ये वाली टर्म को गलत कर दूंगा, मतलब मैं इसको बदल दूंगा, तो मेरा ये वाला डिफरेंस भी तो फ़र्क पड़ जाएगा ना उसके ऊपर। अगर इस डिफरेंस पर फ़र्क पड़ गया तो ये फिर पैटर्न ख़राब हो जाएगा ना सारा का सारा, तो पैटर्न गलत हो जाएगा। तो इस टर्म को मैं बदलूंगा ना, इसको 5631 को, इससे क्या होगा, इसको 5621 अगर मैं बना दूंगा ना, तो यहाँ पर मुझे गैप बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर 289 का हो जाएगा, तो पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। 4631 यहाँ रॉन्ग टर्म होगी, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अब आशीष कवात्रा जी कह रहे हैं कि सर हार्ड लेवल कराओ। सॉरी आशीष जी, मैं हार्ड नहीं कराऊंगा, मैं वो लेवल कराऊंगा जो एग्जामिनेशन में आएगा। हार्ड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो लेवल करने का फ़ायदा है जो पेपर में आएगा, और शायद मैं आपसे बेहतर जानता हूँ कि पेपर में क्या आएगा। ठीक है, तो बस सीखते जाओ। हमने ना पीक हाई लेवल नहीं करना, हमने उस लेवल को सॉलिड बनाना है जो एग्जामिनेशन में आएगा, जिस लेवल का हमारा एग्जामिनेशन आएगा। ठीक है, कई बार मेरी बात बुरी लग जाती है क्योंकि मैं थोड़ा सा ऐसे, मुझे तो ना बुरी वही लगती है जो सच्चाई होती है। देखो, आप हमेशा क्या होता है, स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट मैं बताता हूँ इस समय क्या चल रहा है, एजुकेशन का जो ऑनलाइन चल रहा है उसमें क्या चल रहा है। आप कहते हो टफ क्वेश्चंस हो, ये कहते हो ना आप, जब भी कोई बात होती है कि क्वेश्चन टफ होने चाहिए, यही चीज़ क्या होती है, इसी का इम्पैक्ट पड़ता है मॉक टेस्ट के ऊपर। वो देखते हैं कि बच्चों को टफ क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, मॉक टेस्ट को टफ बनाते हैं, और मॉक टेस्ट को टफ भी बनाने लग जाते हैं वो। फिर आप कहते हो सर मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा, और एग्जामिनेशन में जाके देखते हो तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। तो समझ आ रहा है ना कि कहाँ गलती हो रही है, आपके एंड से हो रही है। आप टफ मत मांगो, आप मांगो कि किस लेवल का पेपर आएगा वो कराओ। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, मॉक टेस्ट जो प्रोवाइड कर रही हैं अलग अलग जगह वेबसाइट पे, वो भी आपको वही लेवल देंगे जो एग्जामिनेशन में आ रहा है। डिमांड सप्लाई होता है ना, अब डिमांड आप हाई लेवल की करोगे तो सप्लाई भी हाई लेवल की होगी ना। समझदार आप हो। बस आज का होमवर्क लीजिए और अपने आप से, अभी आप पढ़ना चाहें, नॉकटर्नल हैं, रात को पढ़ते हैं तो रात को पढ़िए, नहीं तो सुबह उठकर पढ़िएगा। आपका जो होमवर्क है आज का, आपका होमवर्क है, आपने 50 नंबर सीरीज़ रॉन्ग करनी है, रॉन्ग नंबर सीरीज़ करनी है। ठीक है, इतना करना है, और उसके साथ ही आपने 30 क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस के सॉल्व करने हैं, और साथ ही आपने 5 DI सॉल्व करनी है कल की क्लास से पहले। अब ये सवाल आएगा, सर डेटा तो आप दो, आप बताओ कहाँ से करना है। तो देखो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, नीचे जाओगे ना, टेलीग्राम का लिंक है एक, उसके अंदर फाइल सेक्शन में जाओगे तो आपको इन सब की PDF मिल जाएगी। नहीं तो जस्ट गूगल पर सर्च करो रॉन्ग नंबर सीरीज़ फॉर बैंक एग्जाम्स, अलग अलग वेबसाइट, जो टॉप की 2-3 वेबसाइट्स हैं उन पे बहुत अच्छा कंटेंट है, उससे आप पढ़ सकते हो। सेम चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस के लिए करो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर बैंक एग्जाम्स, जो भी क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व करो। स्टार्टिंग की 2-3 वेबसाइट्स बहुत अच्छी हैं। सेम ही चीज़ DI के लिए करनी है। कंटेंट की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आप सभी के लिए। प्रीलिम लेवल कंटेंट सॉल्व करो, जितना अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो पढ़ाई करो। सभी को ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, अपनी सेहत को अच्छा रखें ताकि बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकें। हेल्दी डाइट लें, जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज, आप मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम एक्सरसाइज को दो, जितनी ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो पढ़ाई करो। सो गुड बाय, गुड नाइट।